हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इसकी मेन क्राइटेरियाज क्या क्या है। मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू रिसर्च अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, जहाँ हमने कैसे रिसर्च करनी ये सब प्रूव किया। लेकिन जो फंडामेंटल होता है वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है जो स्पेकुलेशन होती है, मतलब कोई ट्वीट कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, तो उसका इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा? बहुत हुआ 1-2 दिन, 1 हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, उससे ज़्यादा तो उसका इफेक्ट रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसे कॉइन्स होते हैं जो स्पेकुलेशंस पे आगे बढ़े होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी फेम की। वो एक बहुत ही मतलब एक टाइम लिमिट होती है, एक्सपायरी डेट होती ही होती है। मतलब जैसे एक लाइन है ना कि ऊंची इमारत हर हर समय खतरे में रहती है, राहत इंदौरी जी की लाइन है। तो उसी हिसाब से जैसे ही कोई ऊंचा फेमस हो जाता है वो खतरे में ही आता है, तो उसको नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो होगी ना, वो कभी नीचे नहीं जाएगी। मतलब लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो उसका फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो ऐसे नीचे ही चलेगी, कुछ खास नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, वो बचा रहेगा। मेरे कहने का मतलब इतना है, क्योंकि अगर आप मतलब स्टार्ट्स देखें तो बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो हर साल बंद हो जाती। मतलब कोई जोश जोश में आके नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, फिर वो बना नहीं पाता और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो लॉन्ग टर्म चलेंगी और वो टिकी रहेंगी। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब आप जैसे मतलब ऐसा है कि ये वही वाली बात होती है कि जो मेहनत करता रहेगा वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगा। किस्मत आएगी जाएगी, तो वैसे ये है कि जब जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा वो एक ना एक दिन सक्सेसफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें करनी कैसे है। सबसे पहले हमें उस कंपनी का या उस प्रोजेक्ट का विजन क्लियर करना है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं, क्या मार्केट फिट है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि वो कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो प्रॉब्लम है नहीं, तो सेंस नहीं बनता। या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कोई और अच्छे से कर रहा है, तो भी सेंस नहीं बनता। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें मार्केट फिट नहीं होती, या मार्केट रेडी नहीं होता, या वो लेट से आते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो भी देखना है कि विजन क्या है, ये लोग मार्केट फिट है कि नहीं है। उसके बाद यूनिकनेस, वो जो कर रहे हैं वो कोई और तो नहीं कर रहा है, ये भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, और उसकी डिमांड कैसी है, मतलब जो हम बोलते हैं ना टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, तो वो कैसा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉब्लम है लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए है, तो मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, उसके बाद टीम, तो हो सकता है कि टीम हो सकता है 1-2 लोग हो, लेकिन देखिए कोई भी बंदा कितना भी ऐसे मल्टीटास्कर हो जाए, लेकिन वो हर चीज़ के डिसीजन अच्छे नहीं ले सकता। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में ये जरूर मेक श्योर कीजिए कि उसकी जो टीम है उसके पास डेडिकेटेड लोग हैं। कोई जो मार्केटिंग देख रहा है, कोई जो ऑपरेशंस देख रहा है, मतलब ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं। और साइज ऑफ द टीम क्या है, कितने लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि 2 ही लोग अपना आपस में 2-2 रोल बांट लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद एडवाइजर्स कौन कौन है। तो एडवाइज़र बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, जैसे मैं अभी तो आपको थोड़ी एडवाइस दे रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे आगे बढ़ना है, वैसे मुझे भी किसी ने दी थी। वैसे प्रोजेक्ट मतलब एडवाइज़र तो हर पार्ट ऑफ द लाइफ में चाहिए, तो प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। फिर आता है टोकन का यूज़ केस क्या है। अब हो सकता है एक कंपनी हो जिसका नाम हो ABC, और वो एक मस्त प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेस में जो उसका टोकन है ABC कॉइन, ठीक है, वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ही नहीं बनता है, उस टोकन का मतलब ही नहीं बनता है। मतलब जब तक भाई तुम्हारा टोकन कहीं यूज नहीं हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ही नहीं। तो टोकन का भी यूज होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट अच्छा है तो ठीक है, मतलब वो उसी में इन्वेस्ट कर दो, हाँ वो भी एक ठीक है, लेकिन अगर टोकन का यूज नहीं होगा तो टोकन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पार्टनर्स एंड बैकर्स। तो बैकर्स मतलब इन्वेस्टर्स। ठीक है, पार्टनर्स ये होते हैं कि वो लोग किस किस चीज या किस किस कंपनी के साथ पार्टनर कर रहे हैं।
जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक कंपनी से मिला था जो इंडियन रेलवेज के साथ पार्टनर करके एनएफटीज ला रहे हैं, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई, उनका थोड़ा इंटरेस्टिंग था, हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं उसके बारे में बात करूँ। और उसके बाद बैकर्स हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इन्वेस्टर के पास पैसा के अलावा नेटवर्क होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सब भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब मेरे पास नेटवर्क है और मैंने एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो मैं उसको डूबने तो नहीं दूंगा ना। तो ये मतलब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन पार्टनर्स और बैकर्स होना भी ज़रूरी है। उसके बाद एडॉप्शन, ठीक है, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो वेबसाइट है जैसे BSC स्कैन, ईथर स्कैन, blockchain.org, ऐसे मतलब blockchain.org स्कैन्स की वेबसाइट्स है। तो इस पे क्या होता है, इस पे अगर आप उस टोकन के एड्रेस पे जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी का या उस कॉइन का, उस टोकन का किस हिसाब से एडॉप्शन हो रहा है। तो वो भी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद आता है टोकनोमिक्स, ठीक है। अब इसमें सर्कुलेशन कितना है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, डाइल्यूशन क्या है, रिलीज मॉडल क्या है। तो नॉर्मली जब कोई भी कॉइन आता है, ठीक है, मार्केट में, तो उसके साथ उनका टोकनोमिक्स आता है जिसमें उनका एक काइंड ऑफ रोड मैप होता है कि वो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने 100 कॉइन बनाए तो मैं 100 के 100 एक साथ मार्केट में कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई मैं 10 छोड़ूंगा इनिशियल फेज में, फिर बाकी 40 मैं एक बार मेरा जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो जाए तो छोड़ूंगा। उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तो फिर 40 छोड़ूंगा और उसके पास 10 मैं अपने लिए ही रखूंगा या ऐसा कुछ। तो एक प्रॉपर ऐसे डिवीजन होता है, वो हमें वाइट पेपर में मिलेगा, ठीक है। वाइट पेपर वगैरह क्या है वो हम मतलब आप चैनल पे वीडियोस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वाइट पेपर एक पूरा समरी बताता है कि टोकोनॉमिक्स कैसा होगा, तो हमें वो भी देखना है और हमें ये मैच कराना है कि क्या उस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइट पेपर में लिखा है कि 2024 मार्च तक हम 10 कॉइन ही छोड़ेंगे और अगर आप जाके देखें तो ऑलरेडी उनके 50 कॉइन सर्कुलेशन में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूशन, हाँ, डाइल्यूशन वगैरह, तो ये वो भी देखना है कि कितना लिक्विडिफाई किए हैं, रिलीज मॉडल क्या है। उसके बाद आता है रिलेवेंस, ठीक है। अब ऐसी कोई कैटेगरी या जिस कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं, लेट्स से मीम कॉइन अच्छा कर रहा है तो मीम कॉइन के हैं या डीफाई के हैं या लेयर 2 के हैं, कुछ भी वो किस कैटेगरी के हैं वो भी बहुत मैटर करती है। वॉल्यूम कितना है ये भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि 24 घंटे में कितना ट्रेड हुआ है वो हमें ज्ञात करके रखना है, ठीक है। वॉल्यूम मार्केट का रेशियो क्या है वो भी हमें देखना है। कौन कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या होता है कि नॉर्मली जैसे एक्सचेंज मान लीजिए बाइनेंस हो गया, ये सब बहुत रेप्यूटेड एक्सचेंज है, तो उन पे अगर अवेलेबल है तो उनके टीम एफर्ट्स डाल रही, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें ये दिमाग में रखना है। तो ये सब फैक्टर बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अंत में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अंत में मेहनत ही साथ देती, तो वैसे ये भी जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और अंत में वही साथ दें। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।